ठीक है, रिकॉर्ड चालू कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो पार्ट 1 है ये तुम्हारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट 1 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, और इसके मतलब कई सारे ये तो इसको मैं थोड़ा बाइफरकेट करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, इसमें चार्ज स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्लस मैग्नेटिज्म, प्लस मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें तुम्हारा चार्ज मूव करने लगेगा, मूविंग चार्ज, बट नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर तुम अभी चार्ज मूव करेगा लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगा। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें तुम्हारा ईएमआई में चार्ज मूव भी ये एक्सेलरेट भी करने लगेगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से ये चैप्टर्स हाँ। बटे हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज स्टेशनरी है, इसमें स्टैटिक स्टेशनरी है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट और तुम्हारा मैग्नेटिज्म में चार्ज मूव करेगा लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगा, और ईएमआई में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाकर के चार्ज एक्सेलरेट करने लगेगा। ईएमआई एसी, तो यही यही 4-5 चैप्टर्स जो हैं पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब इसी के बेस्ड सारा कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट है 12th में इतने ही चैप्टर्स में है पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 तो ऑप्टिक्स है, उसकी कहानी अलग है। ठीक है, तो पार्ट 1 में तुम ये जान लो कि अगर तुमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक इफेक्ट ढंग से कर लिया तो मतलब तुम्हारा बेस बन जाएगा, आगे कोई दिक्कत किसी भी चैप्टर में नहीं होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पूरा का पूरा ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है। वहां तुम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ता था, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगा। वहां तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ता था, यहाँ तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पड़ेगा। वहां तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ता था, यहाँ तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे। तो ये सिमिलैरिटी है, इसीलिए ग्रेविटेशन के तुरंत बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ रहा हूं। हालांकि मेरे 11th के कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, लेकिन वो मैं बाद में करूंगा। ठीक है, या साथ साथ करूंगा। पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो तुमको फ्लेवर दे देता हूं। एक्सेलरेटिंग चार्ज करने के पहले मैं एसएचएम और ये सब कर लूंगा, वेव्स वगैरह। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो 11th का है, इसमें जाने के पहले मैं 11th खत्म कर लूंगा। इसमें जाने के पहले मैं 11th खत्म कर लूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने तो कुछ चीजें क्लास 10th में पढ़ी ली हैं। क्लास 10th में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे हम? फोर्सेस, फील्ड्स, एंड पोटेंशियल्स, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। यही पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस के कारण जो फोर्सेस, फील्ड्स या पोटेंशियल होंगे, उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। उसी उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है,
यही रहेगा तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज आओ। पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, बोलो क्या है? कुछ भी, वट एवर, तुम उसके इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो भी जानते हो बोलो। स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, स्केलर क्वांटिटी है, वो तो ठीक है, वो तो जनरल टर्म हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज स्पेसिफिक है क्या? उसको चार्ज ही क्यों बोल रहे हो? स्वप्नेल, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? जिसमें प्रॉपर्टी हो अट्रैक्शन या रिपल्शन। अच्छा ठीक है, एक प्रॉपर्टी तुमने बताया, हाँ, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो वो दो चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, अकेला चार्ज कुछ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। हाँ। ठीक है, चार्ज है क्या? चार्ज, कोई भी चीज को चार्ज कैसे करते हो? किसी चीज को, इलेक्ट्रॉन। हाँ, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल करके, या तो उसका इलेक्ट्रॉन निकालते हो या उसका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देते हो। जो तुम्हारा न्यूट्रल एटम है, मान लो न्यूट्रल न्यूट्रल एटम है, इसको तुम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? जितना इलेक्ट्रॉन्स दोगे उतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इसका। इसका नेगेटिव चार्ज जो है तो बोल दोगे Q इक्वल टू माइनस एनी। इस पे जो चार्ज है वो Q इक्वल टू माइनस एनी बोल दो। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर तुम अब इस पे तुम इससे तुम इलेक्ट्रॉन निकाल लो, प्रोटॉन नहीं निकाल पाओगे, ध्यान रखना, कभी भी एनी ऐड नहीं कर पाओगे। इसमें से तुम क्या किए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। हम्म, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? Q इक्वल टू एनी का प्लस एनी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इसमें सरप्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कि जितना प्रोटॉन है उससे अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटम में क्या होता है, एटम का जो मॉडल है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ, राइट? इस हाँ, तो तुम क्या करोगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो उसका प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो तुमने उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। हाँ। इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनिशियली वो क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, राइट? आयुष, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, 12th का टॉपिक है, ध्यान रहे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में क्या होगा कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। न्यूट्रॉन्स तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, चार्ज में उसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। ठीक है, और अब उसमें से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग का मैकेनिज्म तो यही है, किसी भी एटम को या एलिमेंट को जो चार्जिंग मैकेनिज्म है उसका यही है, किसके अलावा भी कुछ है?
इसके अलावा कोई मैकेनिज्म जानते हो? नहीं। है ना? हाँ, वो भी मतलब वैसा ही है मैकेनिज्म, अंदर में यही रहता है। जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, ये तो मैं तुमको सॉलिड के केस में बता रहा हूँ। सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह पढ़े हो ना? हाँ सर। तो वहां तो क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ आयंस होता है ना। तो एक तरह से मतलब पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट ही, पॉजिटिवली चार्ज एटम ही माइग्रेट कर जाता है। तो हुआ होता अंत में वही है कि पॉजिटिव चार्ज ही तुम किसी चीज में ऐड कर दिए, किसी इसमें, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया उसका ओवरऑल सॉल्यूशन। सर हाँ बोलो। सर वो असाइनमेंट सब अपलोड नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं डाल रहे तो वो घूमते जा रहा है, अपलोड नहीं हो रहा। हाँ सर, मेरा भी होता है ये प्रॉब्लम। और तो तुम लोग का नेटवर्क इश्यू होगा थोड़ा सा, मतलब वो पीडीएफ इसको ये क्यों नहीं कर देते हो, कंप्रेस क्यों नहीं कर देते हो? सारा चीज करके डाले सर, 3 वो पेंडिंग चल रहा है, जा ही नहीं रहा। ओह, तो एक एक करके डालो, इकट्ठे 3 करोगे तो कैसे जाएगा? बस छोटा छोटा करके फाइल उसको अपलोड करो। एक ही का सर, एक ही का 3 बार डाले, तीनों नहीं जा रहा। कितना साइज है, केबी में कि एमबी में? केबी नहीं है, एमबी 25 MB का होगा। अरे तुम 25 MB कहाँ से अपलोड होगा? 25 MB मेल में नहीं होता है, तुम उसका साइज कम करो, कंप्रेस करो उसको। 25 MB का फाइल कोई भेजता है जी? 25 MB नहीं जाएगा। उसको तुम केबी में लेकर के आओ, एक पेज मिलता है कंप्रेस करने वाला, रहता है टूल, तुमको बता हाँ दे। सर वो देखे हैं, देखे। डॉक स्कैनर, ठीक है। उससे तुम जितना कंप्रेस कर सकते हो कंप्रेस कर दो कि दिखता रहे खाली, ठीक है। कंप्रेस करके वो केबी में बन जाएगा। मान लो तुम्हारा 3 4 5 पेज 6 पेज, कितना पेज है? एक में 5 है और एक में देखना पड़ेगा। नहीं, 5 पेज है ना? 5 पेज तुमको हाँ एक हाँ पेज, सर वो कर लेंगे हम। एक पेज का मैक्सिमम 100 केबी होगा, ठीक है। मैं सबके लिए बता दे रहा हूं, ये बेवकूफी तुम लोग मत करना कि 25 MB का फाइल जो है डाउनलोड उसमें अपलोड करते जाना। वो कंप्रेस करने वाला मैकेनिज्म होता है, उससे कंप्रेस करना, एक पेज पे मैक्सिमम 100 केबी लेगा। बात समझ रहे हो? एक पेज पे मैक्सिमम 100 केबी में हो जाएगा तुम्हारा। 100 और 125 केबी का दोगे, उसमें पढ़ने में आ जाएगा हमको आराम से। तो तुम्हारा 5 6 पेज भेजोगे तो 600 केबी 700 केबी मुश्किल से होगा, फटाक से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और कोई डाउट, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा। अच्छा, ये तुम लोग बाल में कंघी रगड़ करके कंघी से पेपर का वो अट्रैक्ट किए हो? स्केल से किए। हाँ, वो स्केल से भी होता है, ये भी होता है। तो वो कैसे अट्रैक्ट कर लेता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन वो तो तुम्हारा मतलब ये पेपर का जो बिट्स है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पेपर का जो हाँ बिट्स, सर, आप बताए थे। स्केल पे चार्ज होता है ना। तो स्केल पे चार्ज होता है, लेकिन पेपर पे तो चार्ज नहीं है। वो चार्ज, रिपेल कर देता है जब रिपेल करता है तो। चार्ज को ही रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। चार्ज जो है न्यूट्रल बॉडी पे फोर्स नहीं लगा सकता है, सुन लो। सर आप बताए थे क्लास में कि हाँ, मतलब क्लास में बताए थे हम। कि वो हाँ इलेक्ट्रॉन को एक साइड कर देता है, फिर वो प्रोटॉन का हाँ, वो अट्रैक्शन हो जाता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी है। इंडक्शन। इंडक्शन, करेक्ट करेक्ट, इंडक्शन। क्या होता है? तुम रब कॉम्ब और स्केल इन योर हेयर, ठीक है। तो तुम बाल में जब उसको रगड़ते हो या करते हो, तो क्या होता है कि अब प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक क्या करता है, प्लास्टिक तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना जी, कि देता है? हाँ। प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, ठीक है। तो वो करता क्या है
कि जब तुम बाल में रगड़ते हो उसको, तो प्लास्टिक, ये जो तुम उसको प्लास्टिक को रगड़ते हो कंघी का, तो वो क्या करता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बाल से, तुम्हारे हेयर से उस कंघी में ट्रांसफर हो जाता है। तो होता क्या है, कॉम और स्केल गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। कि कुछ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हेयर से इसमें ट्रांसफर हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो अब ये हाँ। चार्ज हो गया, तो अब तुम्हारा जो ये कॉम्ब है, ये इसमें मान लो कि, मान लो ये चार्ज हो गया, ये मान लो नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब तुम पेपर बिट्स ले लिए हो। पेपर बिट्स क्या होता है, काफी हल्के होते हैं, राइट? तो थोड़ा भी फोर्स से वो उठ जाएगा। मान लो तुमने पेपर बिट्स लिया, तभी करेगा क्या, ये करेगा क्या, निगेटिव चार्ज है तो इसका जो पेपर बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको इधर रिपेल कर देगा, मतलब इधर दूर कर देगा, तो इस साइड वाला जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओवरऑल ये न्यूट्रल है, ध्यान देना, ओवरऑल ये न्यूट्रल है। ओवरऑल ये पेपर बिट्स जो हैं ये न्यूट्रल हैं सारे। समझ में आ रहा है अनुभव? अनुभव है कि नहीं है? नहीं। अरे उसका क्लास का इसीलिए ऑनलाइन ऑफलाइन करना जरूरी है, झूठों का तुम लोग। ठीक है, कल से ऑफलाइन ही चलेगा। तुम लोग इतना कम बच्चा है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोरोना कोरोना। ओवरऑल न्यूट्रल, बट क्या हो गया है यहाँ पे, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, बट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ना, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मतलब चार्ज का जो सेंटर था ना, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, वो डिस्प्लेस हो गया है। तो एक्चुअली होगा क्या कि अब देखो, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इसका, ये जो है ये दूरी कम हो गई और ये दूरी ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज है ये वाला, जो है नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्ट करेगा, एफ अट्रैक्ट, और ये एफ रिपेल। लेकिन अब ये दूरी ज्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स से कम हो गया। हाँ, एफ अट्रैक्टिव जो है ग्रेटर देन एफ रिपल्सिव। हाँ, और इसी कारण जो है पेपर बिट्स आर लिफ्टेड, इसी कारण उठ जाता है, लिफ्टेड और अट्रैक्टेड। समझ में आई बात? हाँ समझ में आ सर। गया जी? ये बात समझ में आ गया ना? ठीक है। तो इसी तरह का और भी, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि वो चार्ज हो जाता है और वो फिर इंड्यूस कर देता है चार्ज। इसमें क्या हो गया कि इंडक्शन का मैकेनिज्म हो गया है। अगर अगर तुम इसको कोई चार्ज बॉडी सामने नहीं लाए तो इनिशियली जो पेपर बिट्स जो है वो ऐसा रहेगा। इनिशियली पेपर बिट्स कैसा रहेगा इसका, तो मान लो तुम किए हो, ये पेपर बिट है तुम्हारा, तो पॉजिटिव चार्ज का भी यही सेंटर रहेगा और इलेक्ट्रॉन जो है पूरा इस तरह से डिपॉजिटेड रहेगा सब जगह, तो यूनिफॉर्म डिपोजिशन। यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ electrons in absence of deposition of electrons in absence of external charged body।
तो अभी क्या होगा कि तुम्हारा अट्रैक्टिव फोर्स और मतलब जो दूरी है वो सेम रहे। हाँ, लेकिन इसने किया क्या कि तुम जो ये जो निगेटिव चार्ज वाला स्केल उठा करके लेके आ गए, तो ये क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके एक साइड में कर दिया। ठीक है, एक साइड में कर दिया तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इधर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। राइट, समझ में आया? हाँ सर। हाँ अनुप्रिया, सर। आयुष, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी कारण जो है तुम्हारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ये अट्रैक्शन रिपल्सन का एग्जांपल है। ये सब एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में तुमको ये सब दिया हुआ है। फंडा यही है जो मैंने बताया, इसके कारण होता है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब चार्ज का प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टी है जी? क्वांटाइज्ड होता है। एडिटिविटी। हाँ, एडिटिविटी तो होता ही है। क्वांटाइज्ड होता है, मतलब Q इज इक्वल टू एन ई ही हो सकता है, वेयर n इज एन इंटीजर। वो ये इस तरह का चीज पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि फ्रैक्शन में चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा चार्ज। क्योंकि तुम आधा इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं निकाल सकते हो, या आधा इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकते हो। फ्रैक्शन में तुम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हो। बात समझ में आई? हाँ सर। वो एक अलग टाइप का ये होता है, फर्मियोन्स बोसॉन्स, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। वहां पे उसमें फ्रैक्शन चार्ज होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका नहीं है। ठीक है, फर्मियोन्स बोसॉन्स उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। जेड इज एन इंटीजर। जेड समझ ही रहा है, जेड तुम्हारा क्या है? इंटीजर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से हो सकता है, प्लस माइनस ई, या प्लस माइनस टू ई, या प्लस माइनस थ्री ई। ठीक है, ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ गया? अनीशा, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। जैसे मास कंजर्व्ड होता है, वैसे ही चार्ज कंजर्व्ड होता है। चार्ज को ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, अब जो है और प्रॉपर्टी क्या है? क्या प्रॉपर्टी है जी? Like charges repel each other and like charges attract. क्वांटाइजेशन हो गया। एन ई जहाँ पे, एडिट। हाँ एडिटिविटी तो है ही। ई तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट जो चार्ज है पॉसिबल, वो ये है, इन है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो तुम लोग केमिस्ट्री में किए ही हो ना जी। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होता है, चार्ज बैलेंस करते हो, राइट? करते हो ना? बोलो, करता है कि नहीं जी?
हाँ ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व। ठीक है, अब तुम्हारा चार्ज का खाली मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वन बॉडी टू अदर। ठीक है, देर इज ओनली देर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। No new charges are either created or destroyed. ठीक है, बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स को तुम ये कर सकते हो, न्यू चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब नेचर में मतलब चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं कभी कभी, वो कैसे होते हैं, जो अब जैसे इस तरह से हो सकते हैं। एक एग्जांपल जो इसका ये है कि मान लो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तुमको प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। तो टोटल चार्ज इधर भी टोटल चार्ज 0 ही है। इनिशियली भी क्या था, टोटल चार्ज 0, तो चार्ज क्रिएट थोड़ी ना हुआ। नेचर में ये होता है, ये आगे तुम लोग जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तब ये चीज आएगा सामने। एन फॉर तुम्हारा न्यूट्रॉन है, लिखना पड़ेगा जी, लिखना तो नहीं पड़ेगा नहीं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है इस केस में, ये मत समझ लेना कि चार्ज क्रिएट हुआ है। अगर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाया तो इलेक्ट्रॉन भी बनाया, तो टोटल चार्ज 0 ही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कर दिए, कंजर्वेशन कर लिए, अब एडिटिविटी ऑफ चार्जेस देख है। तो अब अगर किसी सिस्टम में मान लो इस तरह से चार्जेस हैं, if there are n charges in a system, इस तरह से Q1, Q2, Q3, Qn, तो टोटल चार्ज जो है इस तरह से ऐड हो जाएगा, Q1 प्लस, सीधा एज ए स्केलर तुम जोड़ दोगे। इस तरह से। बात समझ में आ गया? स्केलर प्रॉपर्टी है, स्केलर एडिशन कर दोगे, जैसे मास को जोड़ते हो, जस्ट लाइक मास। जैसे होता है ना कि मान लो n पार्टिकल्स हैं, तो टोटल मास ऑफ सिस्टम क्या हो जाता है, सारे मास का एडिशन, राइट? समझ में आया? तो ये तीनों तुम्हारा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अच्छा, कोई भी चीज को कैसे तुम कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हो? कंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है, जरा बताना तो। It allows electricity to pass through it. ओके, करेक्ट। इंसुलेटर का क्या है? It does not allow. ओके, और इसके बीच में है एक सेमीकंडक्टर। हाँ। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब Arsenic, antimony. आर्सेनिक, एंटीमोनी।
हाँ, तो कंडक्टर का क्या होता है, इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही लूजली कपल टू न्यूक्लियस होते हैं। जो इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होता है वो काफी कम होता है, तो थोड़ा फोर्स लगा करके तुम इसका आउटर इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या क्या करता है, ये अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये करता है। ठीक है, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन्स है आर लूजली बाउंड टू न्यूक्लियस। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? फिर तुम्हारा अब चूंकि लूजली बॉन्डेड होते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन, इसके जो चार्जेस हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर, वो एक न्यूक्लियस को छोड़ करके दूसरे न्यूक्लियस के राउंड भी घूम सकता है। तो पूरा का पूरा कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, भले वो कंडक्टर को छोड़ेगा नहीं, कंडक्टर के बॉडी को छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसके सरफेस में वो कहीं भी घूम सकता है इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हो? और जिसके कारण ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओ स्वप्निल, और कंपैरेटिवली फ्री to move inside मूव इनसाइड तुम्हारा द मटेरियल जो इसका कंडक्टर है। और यही रीजन है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यही जो इसका इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है। बात समझ आ रही है? अगर इसका इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता पूरे सरफेस पे घूमने के लिए, तो ये कंडक्टर जो है, ये तुम्हारा ये जो मेटल है, मेटल जो है कंडक्टर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को तुमको ये नहीं करने देता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता। इलेक्ट्रिसिटी पास करना मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे कर पाता है? क्योंकि इसका आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो, मान लो कोई इंटरफेस लिए तुम, ये कंडक्टर है, एक सेकेंड, ये तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है। तुम इसको जोड़ दो बैटरी से और एक स्विच लगा दो और एक रेजिस्टेंस लगा दो। बात समझ रहे हो? अब ये होगा क्या कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। एक्चुअली होगा क्या कि यहां से मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें घुसा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बगल वाला, ये मूव करना शुरू किया। अब यहाँ ये एक दूसरे को धक्का लगाते और ये इसमें घुसा, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आया,
इसमें इधर से घुसा और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आता है, बात समझना। ये इलेक्ट्रॉन यहां बहुत देर बाद आएगा। जैसे ही तुम स्विच जोड़ते हो वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं। हाँ, फ्री है, मोबाइल है, सर्फेस पे घूमते रहते हैं। जैसे ही तुमने दिया फील्ड तो इधर से निकलना शुरू हो गया, इधर से घुसना शुरू हो गया। और अगर यही तुम्हारा इंसुलेटर होता तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, तो यहां से घुसाने की कोशिश भी करते तो भी ये इधर से कुछ नहीं निकलता। बात समझ रहे हो? अनीशा बोलो। हाँ समझ? सर। हाँ सर। तो इसी कारण जो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री, उसके मटेरियल में फ्रीली जो है पूरे सरफेस पे कहीं से कहीं घूम सकते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट में तुम्हारा, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कंडक्टर का एग्जांपल क्या क्या होता है? जैसे मेटल, मेटल, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज। ह्यूमन बॉडी क्या है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? कंडक्टर। कंडक्टर है, इसीलिए हम लोग को शॉक लगता है। अगर हमारा बॉडी इंसुलेटर होता तो हम लोग को शॉक नहीं लगता। मेटल, ह्यूमन, एनिमल बॉडीज और अर्थ, ये सारे के सारे जो हैं क्या है, कंडक्टर हैं। अर्थ भी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, मालूम है ना तुमको? हाँ सर। इसलिए अर्थिंग देते हैं, अर्थिंग देते हैं तो तुम्हारा वो अर्थ में चला जाता है बिजली, तुमको शॉक नहीं लगता है। अब तुम्हारा, तुम इंसुलेटर में आ जाओ। ये क्या करता है? नहीं करता है अलाउ, डज नॉट अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिक, इसका इलेक्ट्रॉन्स जो है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस से। तो इसीलिए मोबाइल नहीं होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल नहीं है, इसी कारण से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। राइट, अब आगे देखो। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इस केस में, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्शन नहीं। एग्जाम्पल क्या? नॉन मेटल का एग्जाम्पल तो ये बोलते हैं कि ये तुम्हारा इंसुलेटर का क्या हो एग्जाम्पल हो जाएगा? नॉन मेटल्स, ग्लास, और पोर्सिलेन, प्लास्टिक, वुड। ठीक है, नायलॉन। ये सब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है, ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये इंसुलेटर है। सर हाँ बोलो। सारे नॉन मेटल तो नहीं होंगे? नॉन मेटल्स तो यही है ना, किसका तुम बात कर रहे हो? मरकरी का बात कर रहे हो? ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट में जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। उसका जो तुम्हारा केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, जो तुम इसमें पढ़ोगे, पढ़ लिए वो तुम सर 10 में ही था। नहीं नहीं, वो इसमें अभी भी पढ़ोगे, इसमें तुम केमिस्ट्री में। हाँ सर। मोस्ट नॉन मेटल्स लिख देता हूँ, नॉन मेटल्स ऐसे नहीं लिखता हूँ। ठीक है, मोस्ट नॉन मेटल्स लिख देना। अब ठीक है आशीष? हाँ मोस्ट नॉन मेटल्स लिख दिया। ग्रेफाइट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन डायमंड जो है क्या है? इंसुलेटर है। दोनों ही कार्बन से बना हुआ है ना?
तो अपने स्ट्रक्चर के कारण एक कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है। ग्रेफाइट में जो तुम्हारा बॉन्डिंग है वो sp2 रहता है। sp2 होता है उसका कुछ मतलब वो प्लेनर ये हो जाए, आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री हो जाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि उसका जो आउटर ये इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री हो जाता है और वो पूरा सरफेस पे घूम सकता है। तो पेंसिल वेंसिल जो है वो क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, ये इंसुलेटर जो है, जो ट्रांसफार्मर वगैरह पे रहता है, पोल पे जो इंसुलेटर रहता है गोल गोल रहता है ना, जिसमें तार बंधा हुआ होता है, वो कौन सा मटेरियल का बना होता है? क्ले का रहता है। इसका क्ले। एग्जैक्ट एलिमेंट बताओ, एनटीपीसी में रहते हो। कहाँ सर? अरे इंसुलेटर होता है ना पोल पे और ट्रांसफार्मर पे, गोल 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 रहता है, उसमें से तार बांध करके गया रहता है। अरे इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं रहता है। ओ हाँ हाँ। हाँ, ये कौन सा मटेरियल का रहता है? बोलो, एनटीपीसी में रहते हो तुम लोग। नहीं पता। देखो आयुष, मालूम होना चाहिए। क्ले ही तो रहता है सर। अरे क्ले तुमको दिखता है, एलिमेंट बताओ। माइका का रहता है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। माइका नहीं पढ़ा है? हाँ सर। माइका, माइका का है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर का इन दोनों के बीच में होता है कंडक्टिविटी। इसका हाई कंडक्टिविटी है, इसका उससे कम है, और इसका कंडक्टिविटी नहीं के बराबर है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस इससे ज्यादा, और ये वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सब चीज तो तुम लोग पढ़े ही हो। तो अब जो है एक काम करता हूं, आज का क्लास में इतना ही रहने देता हूं, मैं रिकॉर्डिंग तुम लोग को शेयर कर देता हूं, ठीक है। और आज का क्लास तो ज्यादातर थ्योरेटिकल ही था। अब अगली क्लास में एक दो और थ्योरी का क्लास चलेगा ढंग से, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पे आ जाएंगे। कूलम्ब्स लॉ पे आ जाएंगे, और उसके बाद तुम्हारा वही फोर्स, वेक्टर, फील्ड, यही सब चलेगा। फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, यही चलता रहेगा एक आध महीना। और कल से ऑफलाइन क्लास है, ये ध्यान रहे सर अब। मंडे से कितना बजे कीजिए। सर? 4 से 6 कर रहे थे, लेट मत करो आयुष, पता चलेगा कि मुंह देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। 4 अगस्त से थर्ड वेव आ रहा है, पता चलेगा ऑनलाइन ही क्लास नहीं सर, करके रह मंडे से जाओगे। कर दीजिए ना, 2 दिन। मंडे से कर दीजिए ना। मंडे से, हाँ चलो मंडे से कर देते हैं, ठीक है। टुमारो नहीं, मंडे। लेकिन इसके बाद डिले मत करना, नहीं तो तुमको पता चलेगा कि मुंह देखने का मौका भी नहीं मिलेगा क्लास का। थर्ड वेव आ रहा है, 4 अगस्त को बोल रहा है इधर आएगा, अब पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। तो जितना दिन है कम से कम प्रैक्टिस वैक्टिस कर लो, तो कुछ आ जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। एक तरह से पढ़ेगा, एक तरह से भूलेगा। हालांकि हम प्रैक्टिस तो करा रहे हैं असाइनमेंट से, बट ऑफलाइन रहता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अनीशा ठीक है मंडे? हाँ सर, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, मंडे से कर दे रहे हैं, कल तो इसी टाइम पे ले लेंगे क्लास, ठीक है। तो तुम लोग पढ़ो, असाइनमेंट मैं चेक करके वापस भेज दूंगा, कल तक भेजूंगा, ठीक है। और अगर कल चेक कर लिया तो हो सकता है कल किसी टाइम में डिस्कस भी कर लूंगा उसी समय क्लास और में, ठीक है। मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ।